बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असल क़यादत किसके पास है। जनाब आसिफ जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर पहली दफ़ा बहुत से लोगों को ये पता लगा कि टिकट देने का इख्तियार जमात के अंदर किसके पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत शोला बयानी भी करते हैं, बेहतरीन जलसे करते हैं, अपनी वालदा की तरह बड़े अच्छे मुकर्रर भी बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में चला कौन रहा है। क्या वही शख्स चला रहा है जो वाकई टिकट देने का इख्तियार रखता है, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी का पोस्टर बॉय हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी हैं। लेकिन इस तासुर की, अगर मैं ये कहूं कि नफ़ी नहीं, लेकिन इस तासुर को सपोर्ट भी नहीं किया जनाब आसिफ जरदारी साहब ने। वो इसलिए कि जब उनसे कैटेगोरिकली पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, अगर 2024 के इंतखाबात के अंदर मामलात इस तरफ जाते हैं, तो आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया कि उसका फैसला उस वक्त किया जाएगा। एक अजम्पशन ये है कि ही कुड हैव इजीली सेड कि जाहिर बात है बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। अपने नाना की जो एक लेगेसी थी उसको भी उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, तो ही इज़ अ फिट कैंडिडेट। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने ये फरमाया कि बिलावल साहब की ट्रेनिंग अभी बाकी है, तजर्बे का वाकई कोई नेमुल बदल नहीं। लेकिन क्या मामलात इतने ही सादा हैं? बहुत से लोग जो बिलावल साहब को करीब से जानते हैं वो ये समझते हैं कि बिलावल साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो एक बड़े फिट कैंडिडेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फॉर प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। लेकिन आसिफ जरदारी साहब को क्या ये नहीं लगता जब वो कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग बाकी है, तो उसका क्या मतलब है? साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की तरफ हम ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात सिर्फ पीटीआई को अजीज़ थी या पीटीआई करती थी, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती नज़र आती है। बट सवाल ये है कि हमारे मुल्क में सियासत अब होगी किस तरह की? कन्फ्रंटेशनल सियासत होगी या अकोमोडेट करने वाली सियासत होगी? मफाहमत की सियासत होगी या टेक ऑन करने की सियासत होगी? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुख्तलिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर देखा जाए तो जरदारी साहब नॉन कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी वो किसी के साथ इस वक्त लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, ना ही किसी को नए सिलेक्टेड का नाम देना चाहते हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी नए सिलेक्टेड की तरफ इशारा कर चुके हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मामला जा किस तरफ रहे हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो में जनाब रऊफ नासर साहब, मेरे बड़े भाई हैं और मुल्क के नामवर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ नासर साहब आपका। जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका भी। जनाब आबिद शेर अली साहब रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद शेर अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछ पाऊँ, यकीनी तौर पर अहम है, अभी कुछ देर पहले आपने ट्वीट भी किया और आपने कहा कोई इख्तलाफात नहीं है। बात इख्तलाफ की नहीं है, बात यह है कि असल में जब जरदारी साहब ये बात फरमा रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, और जब उन्होंने कहा पार्टी एक ही है, हामिद मीर साहब ने कहा पार्टी एक, उन्होंने कहा पार्टी एक नहीं, पार्टियां दो हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पीपीपी ये जो 4P है उसके प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं और टिकट जरदारी साहब देते हैं और बिलावल साहब को भी टिकट वही देंगे। आम आदमी ये पूछने के लिए आपसे बेकरार है कि ये इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या ज़रूरत है किसी को? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी जब मुशर्रफ ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया। फिर हमने खुदा बख्श मखदूम अमीन फ़हीम साहब को इसका सरबराह बनाया। मखदूम साहब की वफ़ात के बाद जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का सरबराह बनाया। हमारी नॉर्मली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि पार्लियामेंट में होते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की टिकट पे इलेक्ट कराते हैं, जो कि तीर का निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है हमने वो तलवार का निशान रखा हुआ है, क्योंकि बाकी पार्टी लेरी हम नहीं रखा हुआ है। हमारा एक प्रोसेस, हमारा एक डिवीज़न का बोर्ड होता है, हर डिवीज़न का, फिर सूबे का बोर्ड होता है, फिर मरकज़ी बोर्ड होता है, रिकमेंडेशंस आती हैं। पिछली दफ़ा भी जब 2018 में जब हमारी टिकटों की तकसीम थी, जब बिलावल साहब जो हैं वो 2 सीटों से जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जब वो बोर्ड की मीटिंग चेयर कर रहे थे तो वो अक्रॉस द टेबल आ गए कि मैं इन सीट के लिए उम्मीदवार हूँ, अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो आई एम हियर एज ए कैंडिडेट, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो 4P के हमारे टिकट्स होते हैं, 4P के सरबराह जरदारी साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी के सिग्नेचर पे जो है। नहीं, बट ये लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना, इसकी कोई ज़रूरत है? हर एक को पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। जरदारी साहब ये भी कह सकते हैं कि हाँ यार,
फॉरेन मिनिस्टर वो रह चुके हैं, बेहतरीन बोलते हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी है। हाँ जी, यही हमारा कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बट आसिफ जरदारी साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा जब इलेक्शन आए, जब होगा, मौका आएगा तब देखेंगे। देखिए वो मौका आएगा तब देखेंगे, नंबर गेम के ऊपर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर एक को पता नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आपके कैंडिडेट कौन होंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। बट ये जरदारी साहब खुद क्यों नहीं कह रहे? कह देंगे जब टाइम आएगा ना, पहले से टाइम आएगा भाई। अब बात ये नहीं देखें आप, ये देखें जब आपकी नंबर गेम जब हमारी होगी, जब हमारे नंबर गेम हम समझेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो हमारे कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। अगर किसी और के नंबर गेम आती है ज्यादा, तो हम पहले से कहें कि नहीं, हम वज़ीर आज़म। आपके नजदीक आपके चेयरमैन को ट्रेनिंग की जरूरत है अभी? देखिए पॉलिटिक्स जो है वो आपको रोजमर्रा की बुनियाद पे आप सीखते हैं। कल जैसे जरदारी साहब ने भी कहा, और एक वालिद के लिए जरदारी साहब भी सीख रहे हैं ना, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब भी सीख रहे हैं। देखिए जैसे आप एक आपका बेटा या बेटी हो, जी 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 बिल्कुल, और उसके लिए आप अगर 40-50 साल की भी हो जाए, तो आप अपने वालिदैन के लिए वही बच्चे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही हम सब ऐसे ही ना, हमारे बुजुर्गों के लिए तो बच्चे ही रहेंगे। बट एक होता है ना कि वो इस जगह पर पहुंच गए, स्टेचर पे पहुंच गए कि यार ही कैन डिलीवर। 16 महीने एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि वो किस किस्म के एक नौजवान जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने पाकिस्तान का सिवाय अपने वालिद साहब के। नहीं चीज़ें चलती हैं। आप देखें जब बाकी आप देखें जब 2018 I'm sorry for being hard on you. नहीं आप कह रहे हैं hard, you should be hard. मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके साथ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात मेरे आपके लिए, हम किसी ड्राइंग रूम के अंदर तो ये डिबेट हो सकती है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पब्लिक एंड इट्स आसिफ जरदारी साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं मुल्क के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने शहीद बीबी के बाद बड़ा इंटैक्ट रखा, बिलावल साहब आ गए, सब कुछ हो गया, एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज कहां से जा रहा है? वो कोई तीसरा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं दे रहा, वो जरदारी साहब दे रहे हैं। एंड ही इज सेइंग कि बिलावल साहब को ट्रेनिंग की जरूरत है। ही इज नॉट एंडोर्सिंग द फैक्ट कि वो मुल्क के वजीर आजम बनने के लिए हमारा कैंडिडेट है। उसने पहले ही कह दिया कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बनाऊंगा और हमारे कैंडिडेट हैं, और उसने कल ये नहीं कहा कि हमारे कैंडिडेट नहीं है। नंबर गेम्स के बाद होगी। अगर इलेक्शन के बाद जो एक इत्तेहाद अभी बन रहा है, इलेक्शन का इत्तेहाद होता है, एक बनता है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनेगा उसमें अगर हमारे नंबर गेम ज्यादा होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। फाइन। अरे बिलावल साहब आपने ट्वीट में भी कहा कि उनका शेड्यूल्ड विजिट था जिसमें वो गए। हाँ, आज नहीं, देखिए आज खबरें चल रही थी मीडिया पे कि वो इख्तलाफात की वजह से आज दुबई रवाना हो गए। ठीक है, वो केपी के विजिट के बाद आए, उसी रात वो कराची गए, नेक्स्ट डे कल दोपहर को वो दुबई चले गए। आपने बिलावल साहब की टाइमलाइन चेक की है? नॉर्मली जो ट्वीट्स एंड रीट्वीट्स होती हैं, इस पूरे इंटरव्यू को उन्होंने किसी जगह रीट्वीट किया है? कोई क्लिप आप देख लें। मैं आप कहेंगे आपने डीपी क्यों चेंज किया? नहीं, मैं डीपी में भी आ रहा था, बट मैंने आपको कहा कि बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब, उनके जनाब मोहतरम वालिद साहब का इंटरव्यू हो रहा है 2 घंटे लंबा, उसका एक क्लिप भी वो रीट्वीट नहीं करते, नॉट इवन लाइक्स इट। What does it say? नहीं ये अब देखिए, आप कहेंगे ट्वीट पे अगर आप लाइक करोगे तो आप ठीक हो। नहीं, I'm not saying that, but it tells a lot. देखिए ऑप्टिक्स भी तो कोई चीज होती है। अरे मुझे बताएं, जरदारी साहब जा रहे हैं इस वक्त दुबई? आज जरदारी साहब दुबई जा रहे हैं। हाँ, उनका भी शेड्यूल था विजिट? नॉर्मल विजिट है उनका, नॉर्मली जाते। देखिए इस पूरे पिछले महीने में बिलावल साहब के 2 विजिट दुबई के हुए हैं। अच्छा, ना उसने कहीं पे हो गया। एक्चुअली प्राइवेट विजिट तो उनके होते रहते हैं, जाते रहते हैं। जरदारी साहब भी जाते रहते हैं, कभी वो आ जाता है टीवी में, टिकर चल जाते हैं, कभी नहीं चलते हैं। तो आज ये था कि जो आज गए वो, मैं इसलिए मैंने कहा कि वो आज नहीं गए, वो कल गए अपने शेड्यूल। बट क्लियरली 70 साल के जो बाबे वाला कॉन्सेप्ट है वो जरदारी साहब को तो समझ नहीं आता, ना उन्हें पसंद है। वो तो कहते हैं, सबको कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं, सारों को कह रहे हैं। देखें 2-3 चीज़ें इसमें, 2 मिनट इसमें चाहिए। देखें उन्होंने ये कहा है कि आज हमारी जो 60% से ज़्यादा आबादी है वो यूथ की है। बिल्कुल ठीक है। हमारा इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ वोटर यूथ आ गए। ठीक है, यूथ की मसाइल समझ सकता है। ठीक है। फिर देखें उसमें जब 2018 में इलेक्शन हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब और मियां साहब ने कहा कि सिलेक्टेड आ चुके हैं और हम ये इलेक्शन रिग्ड हो चुके हैं और हम ये हल्फ नहीं लेंगे। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए, उन्होंने उनको राजी किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की इदादा करेंगे, हमें हेल्प लेना चाहिए, हमें स्पेस नहीं चाहिए। उन्होंने ओथ लिया। उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई, उसमें पीडीएम की बुनियाद रखी गई, उसमें मौलाना साहब को पीडीएम का सरबराह बनाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस्तीफे दें और सिंध असम्बली क्यों नहीं तोड़ते। हमने कहा ये आखिरी अब होगा, हम पहले अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से इनको हटाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक लाए, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, जरदारी साहब के आशीर्वाद से। जरदारी साहब ने स्पीयर हेड किया ना सारा कुछ, तो सारी उस पूरे मामले को जरदारी साहब ने स्पीयर हेड किया। मैं कह रहा हूं टीम वर्क था, लेकिन स्पीयर हेड तो जरदारी साहब कर रहे थे। देखिए तजवीज़ किसने पेश की? तजवीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश की। उसके बाद मौलाना साहब के बेटे और उनके बाकी मेंबरान। नहीं तो किस चीज से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने कहा कि 70 साल के बाबों से जान छूटनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इसमें PMLN में
मरियम नवाज साहिबा हैं और नहीं वो बिल्कुल होनी चाहिए। मरियम नवाज साहबा हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, इस तरह मोहम्मद सिलाई साहब हैं, मौलाना साहब के बेटे हैं, तो यूथ को आ जाए चलिए वो यूथ आगे आ जाए, बट तो न लाए, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन हमारी तजवीज़ है, हमारी तजवीज़ है, बट दैट्स इस तरह ये जो तजवीज़ आपकी है, बस इस तजवीज़ को अगर तो जरदारी साहब भी सपोर्ट उस तरह करें और उन्हीं अल्फाज में करें तो फिर तो बात और है। जिस तरह बिलावल साहब नए सिलेक्टेड PMLN को कहते हैं, आपने खुद उनको एंडोर्स किया मुतअद्दिद दफ़ा, जरदारी साहब ने कहा है कि नई सिलेक्टेड PMLN है, तो आप कहिए सब कुछ इंडोर्स करें। नहीं क्यों कमाल हो गया, हमने पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं जी कि नई सिलेक्टेड PMLN है, जरदारी साहब क्यों नहीं कह रहे? हम ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब को एतबार नहीं है कि इलेक्शन दुरुस्त होंगे, जरदारी साहब को है कि बड़े दुरुस्त हो जाएंगे। हमने ये कहा है कि ये एक ऐसा एक तासुर दिया जा रहा है कि जो मतलब है कि तासुर नहीं होना चाहिए। हमने एक जदोजहद की है PDM में रहकर, अपोजिशन में रहकर, फिर उसके बाद हम 16 महीने हुकूमत में रहे हैं, तो हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए कि जो चीज़ हम उस वक्त कहते थे कि PTI के चेयरमैन के लिए गलत है, तो आज मेरे लिए भी गलत है, मेरी पार्टी के लिए भी गलत है और किसी और पार्टी के लिए। मैं जरा इसको थोड़ा जरा गुफ्तगू को आगे जरा मजीद खोलते हैं, इससे पहले मैं कासा साहब के पास हूँ। आबिद शरीफ साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है करीब ट्रांजिशन होनी चाहिए, नई खेप नई पौध सामने आनी चाहिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने कहा कि नौजवान सोच है, और ये नौजवान सोच तो हर जगह आती है, हर जमात के अंदर आती है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी आती है, लेकिन इस अंदाज में इस तरीके से नहीं किसी ने एग्जिबिट किया या कहा कि वाकई ये बाबा साहिबान जो है 70 साल के, ये अब छोड़ दें। आपके नज़दीक ये ट्रांजिशन होनी चाहिए? वैसे तो मुल्क में वाकई अगर 60% यूथ है तो फिर होनी चाहिए, नए चेहरे सामने आने चाहिए। देखिए, हम तो अपने कायद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में लड़ेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तो ये पर्सनल इश्यूज़ को वो सियासत से दूसरी तरफ रखें तो मुनासिब होगा। तो उसका जवाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कल अपने नहीं, लेकिन वो पर्सनल उन्होंने पर्सनल इशू इसको उन्होंने तो जनरल बात की है ना आबिद शरीफ साहब, उन्होंने तो सारों की कहा, मौलाना साहब को भी कहा कि आप भी अल्लाह अल्लाह करें। अर्ज सुन लें नफीसा शाह साहब का, अगर आपने शाह साहबा का बयान सुना होगा, उन्होंने भी नफ़ी की है बिलावल जरदारी साहब के बयान की। उन्होंने कहा जी मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ। तो ये कोई इंटरनल मामला है जिस पर नफीसा शाह साहिबा को मैंने कभी TV पे आके इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं सुना, लेकिन मैंने उनको सुना आज उन्होंने भरपूर अंदाज से बिलावल साहब के बयान की नफ़ी की। देखें, पार्टी की एक अच्छी बात है, जमहूरियत है, जमहूरी सोच होनी चाहिए, तो ये उनका इंटरनल इशू है पार्टी का, और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि वो चलें, आप इस बात से मुतमईन हो जाएं कि जरदारी साहब को आप नए सिलेक्टेड नहीं नजर आते, वो बिलावल साहब को ही लगता है कि कोई आप नए सिलेक्टेड है और आपको कोई नई जगह मिल रही है। जरदारी साहब को नहीं नजर आते आप। इसके नहीं, मैं इसका एक आपको जवाब दूं, हम सिलेक्टेड जरूर होंगे अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह ताला। हमारी सिलेक्शन अवाम करती है। देखें, आपके जब खेलने के लिए आपकी विकेट नहीं होती, आप अवाम की ताकत से। और देखें, और ये सिलेक्शन हुई जब ARTS सिस्टम बंद हुआ, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब को उनकी बेटी को जेल में रखा गया, कहते जी कि अगर ये बाहर आ गए तो हमारी 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुनीफ फारूक साहब, ये है सिलेक्शन जब आप रख के कह रहे हैं। हम तो मैदान अमल पे हैं, हमने तो नहीं कुछ सिलेक्शन के लिए कहा, हम सिलेक्शन के लिए अवाम में जाएंगे। अवाम ने अगर हमें मुनीफ फारूक साहब मुंतखब कर लिया तो आप भी इसको कबूल करेंगे। अगर अवाम ने बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान करेगा, अवाम की सिलेक्शन से ही होना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि कुंडी साहब इस बात से एग्री कर रहे हैं कि बिल्कुल अवाम आपको सिलेक्ट करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो यानी कि वो भी अपने चेयरमैन की बात से फिर मुझे मुतफिक नजर नहीं आते। ऐसे ही जी चेयरमैन तो कहते हैं ना सिलेक्टेड नहीं। आप ऐसे अगर अब सवाल कर लें आप उधर, फिर जो मेरे बारी मैं कहता हूँ कि मैं आबिद शली की बात से एग्री करता हूँ कि अवाम जो है RTS सिस्टम ना बैठा जाए, बिल्कुल ठीक, धुन का इलेक्शन ना हो, बिल्कुल ठीक, RO इलेक्शन ना हो, अवाम जिस जमात को भी वोट करती है उसी को हुक्मरानी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, फिर तो एग्री करते हैं। इस बात को एंडोर्स करें ना, बट ये नहीं हम ये कह रहे हैं, आपने कहा नहीं है कि नए सिलेक्टेड हैं। देखिए, तासुर ये दिया जा रहा है जी। जब एक हम कहते हैं अच्छी बात है अगर एक हाई कमिश्नर सी ऑफ करे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, तो आपको ये लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए? हम कहते हैं बाकी भी 5 प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में है ना फॉर्मर, उनके साथ ही ट्रीटमेंट हुई है। अगर उनके साथ हो रही है तो इनके साथ हो रही है, अच्छी बात है। सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए, इज्जत है हमारा, इज्जत का मकाम है। लेकिन सबके साथ अगर हो रही तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो एक के साथ हो रही है
तो फिर दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है। कासिम साहब आपने खैर जो अब ये मैं इसको ये बाप बेटे पे नहीं मैं जाना चाहता बाप बेटा मसला, बट एक क्लियरली देयर इज अ डिवाइड जिसमें जरदारी साहब की पॉलिटिक्स या अंदाजे पॉलिटिक्स और है, बिलावल साहब का और है, बट वो समझ भी आता है। बट क्या ये ऑप्टिक्स दुरुस्त हैं जो इस वक्त आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से बिटवीन जरदारी साहब एंड बिलावल साहब? इस 2-3 चीज़ें हैं जो मैं मतलब बिलावल का अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जिसकी आपकी भी कोशिश है, आप जो सवाल पूछ रहे थे कि बिलावल ने बात क्यों की है कि 70 साल के ऊपर बाबे जो हैं इनको छोड़ देने चाहिए। 2 चीज़, इसको 2 तरीक़ों से देखा जा सकता है जिसपे उनका जरदारी साहब को भी रिएक्शन है। वो बात ठीक है कि वो कहते हैं ना कि सियासतदान जितना भी उस एजेड होता जाए, मैच्योर होता जाता है, विजडम आती जाती है। 3-4 मिसालें मैं दे देता हूँ आपको, उसकी देख लें। यहाँ पे नेहरू साहब थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, ही वाज 74 मेरे ख्याल 4 और 6 ही डाइड इन ऑफिस, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। बस 70 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वाजपेयी साहब थे, अगर मुझे याद है 80 साल की उम्र में वो वज़ीर आज़म बने। अच्छा, इससे अगला हमने वो जो देखा एक ये बेंचमार्क, वो मलेशिया में हमने देखा महातिर मोहम्मद जो 90 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन गए। सो दुनिया भर में जो बाइडेन को देख लें, अब वो अमेरिका में चले जाएँ। सो सियासतदान हो गए, सहाफ़ी हो गए और वकील, सुना ये रिटायर नहीं होते। अल्लाह मियाँ इनको रिटायर करे तो करो, अदरवाइज टिल द लास्ट मोमेंट सहाफ़ी, वकील और सियासतदान ये अपने प्रोफेशन के साथ रहते। एक चीज़ आप इसको जरदारी साहब का मे भी मकसद ये हो कि भाई साहब यहाँ पे आप जो ग्रो करते हैं तो आपकी विजडम बढ़ती है, मुल्कों को बेहतर चलाते हैं। उनकी ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरप्रिटेशन की। अब उन पे बिलावल पे क्या ये दबाव है, स्ट्रेस है उन पे ये है कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि ये इमरान खान साहब हैं, उनकी उम्र 70 साल है सपोज इस वक्त, ऑलमोस्ट 70, ठीक है सर। अब वो अपने आप को यूथ का नुमाइंदा कहते हैं और यूथ उनके साथ कनेक्ट भी करती है। इस वक्त किया भी है उन्होंने यूथ को मोबिलाइज भी कर ले, जिसके बाद तनकीद आना शुरू होगी वेरी मतलब जस्टिफाइबली कि भाई साहब जो यंग इस वक्त लीडरशिप है वो तो पीएम नवाज के पास है, मरियम साहबा 40s में है, ये हो गया, उसके बाद ये बिलावल 30s में है। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, यूथ स्पेशली जो आप कहते हैं 55 या 60% है, तो ये 70 साल के बंदे के साथ कनेक्ट करते हैं कि वो यूथ को रिप्रेजेंट करता है। वो आके मरियम के साथ और बिलावल के साथ क्यों नहीं आगे रिप्रेजेंट करते, इनके साथ बैठ के अपने आप को समझे कि बिलावल यंग है और ये मरियम डायनामिक है, करिज्मेटिक है, फैमिलीज है इनके। सो मेरा ये ख्याल है बिलावल पे ये स्ट्रेस था, उसने कोशिश की है शौरी तौर पर कि मैं शायद अपने आप को डिस्टेंस करूं उस लेगेसी से जो हमारे बुजुर्गों की लेगेसी है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अब क्योंकि 3-4 दफा हुकूमत ये भी कर चुके हैं पीपल्स पार्टी वाले लोग, इनका अच्छा बुरा इनका भी देख चुके हैं। अब वो बैगेज है, लगेज है जो बिलावल को कैरी करना पड़ता है। बिलावल में भी एक गुड मतलब लीडर, लेकिन जो माजी में उनकी पार्टी के हवाले से बहुत सारा बोझ है, अब उस बैगेज को तो नहीं हटा सकता। अपने वाले साहब के हों, वालदा के हों, नाने के हों, मौजूदा हुकूमत के हों, गिलानी साहब दौर जिसके भी हों, राजा परवेश्वर साहब के, ये वो बैगेज जो बिलावल को फेस करना पड़ता है। बिलावल साहब आपको लगता है वो कॉन्शियसली डिस्टेंस कर रहे हैं? मेरा यह ख्याल था उन्होंने अपने लिए एक वे आउट तलाश करने की कोशिश अपने लिए भी की है, उन्होंने मरियम के लिए भी किया कि भाई साहब आप भी तो उसमें हाउस ऑफ शरीफ जो है वो भी 4-4 दफा 3-3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं और इसके बावजूद यूथ जो है वो हमारी तरफ नहीं आ रही। सो आप ये काम क्यों नहीं करते जो हमारे एल्डर्स हैं जिनका बैगेज है, मैं फिर कह रहा हूँ पॉलिटिकल बैगेज है बहुत ज्यादा, आप जरा थोड़ा सा ब्रेक लें, आप मरियम को स्पेस दें या मुझे दें, लेट अस अगर कनेक्ट विद ये बात तो बिलावल साहब ने वो हमने चलाई भी कि उन्होंने असेंबली में भी ये बात कही थी कि किस तरह की सियासत छोड़ के जाना चाहते हैं और नई सियासत को आना चाहिए, नए तर्ज अमल को सामने आना चाहिए। अब ये बात देखनी चाहिए थी, इसमें जरदारी साहब देखें, नवाज शरीफ साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब कि पाकिस्तान का भी जो बात कह रहे थे आपके उसमें 1.5 करोड़ जो भी उन्होंने बात की है कुंडी साहब ने, 1.5 करोड़ 2 करोड़ नया यूथ वोट आया है, वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा? सपोजली आप खुद मानते हैं हमें, अच्छा आपकी पॉलिसी भी हमें नजर नहीं आती, आपकी कोई अट्रैक्शन भी नजर नहीं आती, तो आपकी जो थोड़ी सोल सर्चिंग जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को करने चाहिए। आखिर क्या वजह है कि यूथ जो है वो एक उसको 70 साल वो इमरान खान साहब को अपना लीडर समझता है, आपको क्यों नहीं समझता? सो मेरा ख्याल है बिलावल जो है अगेन ही ट्राई टू बी, एक उन्होंने डिस्टेंस की जो बात आपने की, डिस्टेंस की कोशिश की है कि यूथ के साथ हम कनेक्ट करें, कोई नई बात करें, खुद को एक उसको नई एक पार्टी या नई लीडरशिप की शक्ल मिला, जिसको उन्होंने शूट डाउन कर दिया जरदारी साहब ने विद इन 24 आवर्स उन्होंने बैठ के उसको। तो आपको लगता है कि अब मर्जी उनकी है जरदारी साहब की, इल टाइम्ड इंटरव्यू था और नहीं मतलब एक कमेंट तो हो सकता है उसके ऊपर कि अब बिलावल साहब के लिए या उनका पोटेंशियल जितना है जो वो एस्पायर कर रहे हैं उसके लिए इल टाइम्ड इंटरव्यू? मेरा ये ख्याल है आप अपने बच्चे को, मतलब ये बात मैं जरदारी साहब को मानता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, आप सबके बच्चे हैं, वो भी मुझे भी ये कहते हैं मेरे बच्चे, वो जी बाबा आपको नहीं पता, सारे को कहते हैं, मुझे बच्चे कहते हैं जी, फेयर एनफ। लेकिन ये बात आप अपने पार्टी चेयरपर्सन के बारे में टीवी पे नहीं कहते, अपने बच्चे को घर समझा लें। चेयरमैन के बारे में ये नहीं कहते कि भाई ट्रेनिंग आज आपके ट्रेंड चल गए हैं, आपके मुखालिफ आपने लूज बॉल की, उन्होंने ट्रेंड चला दिया। अब आप अपने बच्चे को एक तरफ कह रहे हैं कि हमने इसको वजीर आजम बनाना है, अच्छा दूसरी तरफ टीवी पे ये कह रहे हैं अंडर ट्रेनिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं,
तो हु इज गोइंग टू टेक हिम सीरियसली? आपने तो उसको चांसेस थे भी सही, अपने नाकदीन को आपने गन पाउडर दे दिया, बारूद दे दिया कि अब आप पे अटैक करेंगे, छोड़ें जी। आप तो खुद कहते हैं, लेकिन आपको लगता है इट हैज डन मोर डैमेज देन एनी बेनिफिट? मेरा ये ख्याल है इस वक्त जब इसकी मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे हम इमरान खान साहब के बारे में कहते थे ना कि वो ऐसे बात करते ही रहते हैं और बहुत सारे लूज बालें कह के अपने मुखालफिन को मवाद देते। मेरा भी ये ख्याल है जरदारी साहब जो हैं, अगरचे वो खुद को कहते हैं जी मुझे पता है, समझदार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन बाज उन्होंने ऐसी लूज बाल्स रात की हैं जिसका ये बिलावल को उसको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लास्टली एक बात, एक चीज़ यह है कि जो बात उसमें जरदारी साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि बिलावल को भी चीज़ों का नहीं पता, नहीं राइट, क्योंकि इन्होंने 14 साल जेल भुगती है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती है, हमजा ने भी भुगती बिल्कुल ठीक है। उन्हें पता है जनाब कि अगर इस लेवल की लड़ाई आपने लड़नी है एस्टेब्लिशमेंट से, बेनजीर भुट्टो ने भी तकलीफें बिल्कुल बहुत देखी है। अच्छा, क्योंकि बिलावल ने अभी नहीं देखी और अल्लाह ना दिखाए कि आपने ना जेलें भुगती हैं ना आपने, बल्कि इन सब ने भुगती हैं, तो दे नो इट बेटर। उनको पता है कि आपने पॉलिटिक्स में किसके साथ कैसे चल रहा है। और बिलावल को भी इन चीज़ों को समझ, वो कहते हैं ना लास्ट कि ऊंट अभी पहाड़ के नीचे आया नहीं है, ये सारे नीचे से होकर गुजर गए हैं। इनको पता है कि पहाड़ जो है बड़े होते हैं, ऊंट जरा छोटे होते हैं। नेचुरली बिन देयर डन दैट वाली बात है। एक मुख्तसर वापस आते हैं तो ज़रा बात इस हवाले से हो जाए कि वो जो आज का मुहम्मा है, और वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी आवाज़ आई कि इलेक्शंस के हवाले से जो तासुर इस वक्त मौजूद है वो क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ का ही है या पीपल्स पार्टी का भी? एक ब्रेक के बाद पर बात कर लेते हैं। मैं साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के हालात के, आज के इलेक्शंस जो अब होने वाले हैं उनके हवाले से क्या कहना है? ये ज़रा इसलिए क्योंकि असद कैसर साहब ज़रा मुश्किल में भी हैं, लेकिन अपनी पोजीशन वही रखे हुए हैं। इमरान खान के बगैर कोई पीटीआई नहीं है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आबिद शेर अली साहब से पूछूं, आप एग्री करते हैं सिलेक्टेड प्लस है मुस्लिम लीग नून? सिलेक्टेड प्लस है? नहीं, आप तासुर के ऊपर जाते हैं भैया, इनसे एग्री करते हैं? दस दो। नहीं देखें, मैंने जो पहले बात की, जो मैंने उसकी बात की लंदन से सी ऑफ करने की, उस चीज़ की, मैंने कहा अगर ये चीज़ें उधर से पाकिस्तान में आ जाए, और ये चीज़ें मैं कहता हूँ अगर बाकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे ठीक, हमारे अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको बिल्कुल इज्जत देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबको देनी चाहिए। अगर एक को मिल रही है तो फिर एक तासुर में दिया जा रहा है कि यार एक के साथ क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, सिर्फ आपको प्रोटोकॉल और ये इस तरह की चीज़ों से एतराज़ है? नहीं, हम प्रोटोकॉल तो हम ये नहीं कहते कि कोई मिल गया, एम्बेसडर मिल गए, सी ऑफ कर दिया, तो मिलते रहते हैं। देखिए एम्बेसडर तो सी ऑफ कर दिया, ये हो गया, इससे एतराज़ है? इससे आगे भी कोई बताएं। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो कई ममालिक में विजिट करते हैं, ठीक है, कभी किसी एम्बेसडर ने, मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियली उनको किसी को सी ऑफ किया हो। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप गवर्नर हाउस में मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो गवर्नर साहब हमारे कोलीग रहे, उनकी फैमिली की डेथ हुई थी तो मियाँ साहब यहाँ पर नहीं थे, दुआ की, लेकिन उसके बाद अगर आप वहाँ पर मीटिंग चेयर करें, बालपुर डिवीजन की मीटिंग चेयर करें, तो आप गवर्नर हाउस को क्यों आप पोलिटिसाइज करना चाहते हैं? गवर्नर हाउस तो देखें एक इदारा, एक गवर्नर है जो कि वफाक का नुमाइंदा होता है, बिल्कुल ठीक। तो आप उधर बैठ के अगर मीटिंग करें एक डिवीजन की, स्पेसिफिक डिवीजन की या टिकटों की तकसीम की मीटिंग करें तो क्वेश्चन मार्क उठते हैं। नहीं, बट एक बात है ना, एम्बेसडर का सी ऑफ कर देना, गवर्नर हाउस में मीटिंग कर लेना, और तो कुछ भी नहीं है ना। अगर ये वो ना करे तो फिर ठीक नहीं, और मैं कहता हूँ करें, अच्छी बात, गवर्नर का तो छोड़ दें, हाँ। लेकिन एम्बेसडर या जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से पेश आ रही है, बाकी वज़ीर आज़म के साथ भी आए तो हम कहते ठीक है। कोई इलेक्शन कमीशन को कोई स्पेशल उनके साथ मोहब्बत, प्यार, कोई और हालात, किसी और इदारे की? नहीं, इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई ऐसे में नजर नहीं है कि उसने कोई मोहब्बत की हो, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन से एस्टैब्लिशमेंट की भी कोई आपको नहीं लगता? अभी नहीं, जब होगी तो बिल्कुल आपको बताएंगे। तो फिर इसका मतलब है सिलेक्टेड ना हुए ना, वो तो सिलेक्टेड प्लस तो कोई ना। मैंने ये नहीं कहा कि सिलेक्टेड है, हम कहते हैं तासुर दिया जाए। अच्छा, तासुर दिया है, मतलब चले मैं इसको यही समझूंगा कि नहीं है ना, उस कान में लगा लेना। नहीं, वो इसलिए कि वो बेचारी बार-बार निकल जाती है, उन्हें की करिए। इससे पहले मैं आबिद शेर अली साहब का डेफिनेटिव जवाब लूँ तो आप मुझे ये बता दें, ये इल्ज़ाम ठीक है पीटीआई का मुस्लिम लीग नून पे दी कि ये वो कहते हैं नोटिफिकेशन निकाल दें मियाँ साहब का? सर बात यह है कि बात चीज़ें मकाफात अमल होते, कारमा जिसको कहते हैं, उस वक्त जब कारमा के बारे में एक और भी बड़ा सख्त लफ्ज़ आता है, यस, वो 20 से शुरू होता है, जी, तो उसी पे नहीं जाते। सवाल ये है कि जब आप, ये बहुत बड़ा मौका था उनके पास, मुझे दुख होते आप जैसे हमारे लोगों में सो कॉल्ड, अब लोग तो मैं मतलब कहते हैं हमें शर्म आती है, हम डेमोक्रेट हैं या डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं, ये पहले रखते थे लोग, अब हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर आप और मेरे जैसे 2-4 लोग हैं भी सही, तो हमारे सियासतदानों ने जिस तरीके का जमहूरियत का मजाक उड़ाया, पहले खान साहब थे 2018 में जिस तरह के वो चीज़ें कर रहे थे, और इसी तरह ये एग्जैक्ट चीज मोल था कि मियाँ साहब जेल में है, मरियम साहबा जेल में है, उस वक्त आपके पीएम नवाज के लोग, मुझे याद है हमारे सराइकी इलाकों में वो टिकटें नहीं ले सकते, जिन्होंने टिकटें ली थी उनको वापस करा के उन्होंने मेरा कलम दवात पता नहीं वो मटके पे उनको इलेक्शन लड़वाए थे। उस वक्त तो आपको याद होगा सेनेट की टिकटें दी थी इन्होंने, उस पर मियाँ साहब के शायद साइन थे, तो वो पार्टी सदारत से भी अलहदा करवा दिया, उनको अलहदा करा दिया गया था। तो वही सिचुएशन अब इन्हीं के साथ हो रही है।
अब इनको जो फेयर प्ले करना चाहिए था उस वक्त असद कैसर साहब को उस वक्त खड़े होना चाहिए था, जब आपके यूनिवर्सल कुछ ना थोड़े कन्विक्शंस होते हैं, मोरालिटीज होती है, यूनिवर्सल्स होती है, वो सिलेक्टेड नहीं होती कि मैं बुरे उसमें फंस गया हूं तो मैं क्योंकि इस वक्त विक्टिम हूं, आप फंस गए तो आपके साथ वाकई आपने मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी को रौंद के इक्तदार में आएंगे तो फिर आपके साथ ये यही कुछ होगा। ये नेचर का अच्छा आप और मैं नहीं कर रहे, ये जहन में रखे, अगर कुछ लोग सुन रहे हैं कि मैं और आप शायद एंडोर्स कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इन्होंने जो कुछ उस वक्त रिवाज डाले वही रिवाज उन पे और है, लेकिन हैमिक सटाल मैं अभी भी समझता हूँ इनका मुकाबला नहीं हो सकता कि जो खान साहब कर रहे थे 2018 में जो उन्होंने किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जनरल बाजवा जनरल फैज के साथ, मियां साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसकी वजूहत हैं कि आपके एक आप कहते हैं लॉन्ग आप उसको स्ट्रगल कहते हैं, जेल में रहे, मुशर्रफ से लड़े, बाद में हुए, जेलें भुगती, आप एग्जाइल में गए, आप एग्जाइल में गए और आपने उसको कहते हैं वोट को इज्जत होकर नारा लगाया, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें की और बड़ी पावरफुल तकरीरें की, एक नैरेटिव बनाया जो लोगों ने बही किया आपके नैरेटिव को। आपने 3 दफा वजीर आजम आप रह चुके हैं, इसके बाद चौथी का छठी दफा भी बन जाए तो रहना आपने एक वजीर आजम, लेगेसी आपकी क्या होनी चाहिए थी। इस वक्त आपको इस तरह के मैसिव कंप्रोमाइजेस करके ये चीजें बिल्डोज करके उस पे क्वेश्चन रेज करके कल को आपकी वैलिडिटी पे, मोरालिटी पे, पॉलिटिकल मोरालिटी पे आप पे क्वेश्चन उठेंगे। आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो वो बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करके आए? मेरा ये ख्याल है वो आए हैं, उन्होंने खुद भी किए और आगे भी कराए। हमारे भाई कुंडी साहब का सिर्फ तासुर है, आपको लग रहा है? नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूँ। अच्छा ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हमारे दोस्त है मेरा उनसे बड़ा, उसमें राना सनाउल्लाह साहब के इंटरव्यू पड़े हैं, वो कहते हैं हाँ जी बात होगी, डील होगी, ये उनका ये क्लिप मैंने खुद सुना है। तो आगे से एंकर पूछते जी उनसे, तो उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ सबसे बात होगी, जितने गाल होनी चाहिए उससे हो गई। अब ये तस्वीर को मैं इन्होंने आपने नहीं बनाया, कुंडी साहब ने नहीं बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, ये पीएम नवाज के अपने लोग ये कहते रहे 2-3 रीजन की वजह से। अवाम को आपको पता है ना उस साइड पे चल पड़ते जो हवा चल पड़ती है, सो मैसेज को मैसेज दे रहे थे कि जनाब आप ये जहन में रखें मियां साहब वापस आ रहे हैं, अब वही वजीर आजम होंगे, आपने वोट देना है दें, नहीं देना वो वजीर। ये इनकी पार्टी का नैरेटिव था। अब जिस पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गए, जिस पे अब डिबेट होना शुरू हो गए, जिस पे सारे कहना, और ये इंप्रेशन है मिक्स एट ऑल दिस, ये मियां साहब को नहीं बनने देना चाहिए था कि चौथी दफा वजीर आजम बने, आप पे पहले 3 दफा उस तरह क्वेश्चन नहीं उठे, चलो कंट्रोवर्सीज थी जो भी था। अब की दफा मेरा ख्याल है वो जैसे कहते हैं ना कि उसको सिलेक्टेड प्लस वाली बात कह रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा मोर ओवर हो गया। अंग्रेजी में खबर लिखते थे ना डॉन न्यूज के लिए, तो जहां पे हम हमारे पास मटेरियल खत्म हो जाता था, मोर ओवर के बाद पैडिंग शुरू कर देते। नो इट्स अ मोर ओवर एंड पैडिंग एंड व्हिच विल हर्ट पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब को इवन एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेबिलिटी, मतलब आपको लगता है कि वो मॉरल जो अथॉरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी बहुत ज्यादा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। आबिद सर अली साहब, चले इसको रऊफ क्लासा साहब ने दुरुस्त कहा और शायद इस बात को तो खैर आप मानेंगे ही कि ये मकाफाते अमल भी हो सकता है, या चले जो ये तो शायद कुदरत का कानून है ना कि आप किसी को रौंद के इक्तदार में आए तो फिर इवेंचुअली आप भी रौंदे जाएंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन क्लासरा साहब का साथ ये भी कहना है कि मियाँ साहब की जमात को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने उनके साथ हो चुका वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए नॉन स्टॉप, जिस तरह आपने दोनों भाइयों को दिए, मेरी भी आवाम तक गुफ्तगू जानी चाहिए। पहले तो मैं रऊफ क्लासरा साहब से शुरू होता हूँ। रऊफ क्लासरा साहब, क्या ही अच्छा होता कि आप उस वक्त स्टैंड लेते जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला था और 2 साल के लोगों की मेहनत नहीं ज़ाया होती थी, तो आप हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते थे। कोई बात नहीं, वो आपकी साफ़त थी, आपने किया, हमें कोई एतराज़ नहीं इस पर। मरीम नवाज़ साहिबा को हथकड़ी लगा ली जाती है नवाज शरीफ साहब के होते हुए, ठीक है आप नहीं भूले, कोई बात नहीं। जस्टिस सदीकी साहब को नवाज शरीफ को सज़ा ना देने पर हटा दिया जाता है। रऊफ क्लासरा साहब आप नहीं बोलते, चलें आपकी वो भी मेहरबानी, ठीक है आप नहीं बोलते। इमरान खान को गुड टू सी यू सर कह दिया जाता है उस वक्त के चीफ जस्टिस से, आप नहीं बोले, चले वो भी आपकी मेहरबानी, नहीं बोलते आप, ठीक है। अब आप चाहते हैं असद कैसर साहब, मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। नहायत ही अदब के साथ आपके साथ मेरा अदब का रिश्ता है, मेरी गुफ्तगू आप मुझे मुकम्मल करने दें तो आपका बड़ा शुक्रिया होगा। अब असद कैसर साहब की बात सुनाई आपने मुझे। असद कैसर साहब वही है ना जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमने सबमिट की थी, जो इनका रोल था एज ए स्पीकर, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। कौन सी ये कोई ऐसी कोई महात्मा लिख रहे हैं, इन लोगों की बातों पे आप यकीन करें। अब आप हम पे हिरवन डालते हैं, आप हनीफ अब्बासी पर एफिडेविट का केस बनाकर आप पर शेख रशीद को हस्पतालों का चक्कर लगाता था, वो बाबा डैम जो साकिब निसार है
उस वक्त सोच लेते। आपने वो हमारा जो कैंडिडेट था चौधरी निसार अली खान साहब के हल्के में खड़ा, उसको आपने हथकड़ी लगा दी। आपने हमारे सारे कैंडिडेटों को जेलों में फेंका। हमारी लीडरशिप को आपने कैंपेन नहीं रन करने दी। आपने उस वक्त कहा जी कि हमें 6 महीने का मौका दें, आप मीडिया भी नहीं बोल सकते, मीडिया की भी ज़बान बंदी थी। पैमरा के जरिए आपने जुल्म की इंतहा कर दिया, आपने सहाफ़ियों के ऊपर गोलियां बरसा दी। उस वक्त ये आप चीज़ें मुझे दिखाते, असद कैसर की बोलते, आपको इतनी जुर्रत नहीं थी असद कैसर की। उस वक्त आप अपने जो अरकान कौमी असम्बली आपके अंदर थे, आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते। आप तो खुद कठपुतली एक स्पीकर का रोल अदा किया। आपकी औकात क्या थी उस वक्त एज ए स्पीकर? आप अगर अभी मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं, तो उस वक्त आप मॉरल ग्राउंड ली असद कैसर ने। मुझे बताएं, हमने तो मैंने अपनी वाइफ का जनाजा तक नहीं उठाया। हमने बड़ी बड़ी तकलीफें काटी, मेरे वालिद ने 14.5 साल जेलें काटी। अब हमें ये चीज़ें बताएंगे कि इस तरह के लोग आकर के हमने क्या जुल्म इनके सहे। ये वो अमेरिका में यूएनओ में खिताब करने जाता है, कहता है जी नवाज शरीफ का एसी बंद कर दे। नवाज शरीफ को मैं देता हूँ कि टीवी किस तरह देखता है, अब देसी मुर्गे भी ये खाता है। ये चीज़ें देखें। अच्छा, मैं आवेद भाई कुंडी साहब आखिरी सवाल भाईजान, सर जी कुंडी साहब का जवाब देने दो। कुंडी साहब का जवाब दे दो। कुंडी साहब, आप फरमा रहे हैं कि गवर्नर हाउस में जाते नवाज शरीफ साहब गवर्नर पंजाब के साथ उनकी वाइफ और उनकी वालदा का अफसोस करने जाते हैं जो एक्सीडेंट में शहीद हो जाते हैं। उनका बेटा मासूम बेटा, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, वो तशरीफ लाए तो अफसोस करने चले गए। अब इसमें आप कह रहे हैं जी कि वो मीटिंग करने चले गए, फलान चीज़ करने चले जाए। तो मैं अदब के साथ कुंडी साहब, हर इंसान ने इस दुनिया में जाना है, हमें सियासत को इन चीज़ों में नहीं घसीटना चाहिए। आप मैंने पहले कहा कि दुआ करने गए थे, आप जाएं, आप अवाम में जाएं। मेरे भाई पंजाब में देख लें, आपके पास कैंडिडेट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अब आपका मेरा दोस्ताना कैंडिडेट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ों को नहीं रगड़ता। तो कुंडी साहब से मेरा एक ये तो खैर वक्त बता देगा, ये तो खैर वक्त बता देगा, लेकिन क्या आबिद भाई मेरे पास वक्त नहीं है। आबिद अली साहब, आबिद साहब मैंने कह दिया था कि वो अफसोस करने गए थे, दुआ करने गए थे, और वो नहीं थे करने गए थे। उसके बाद की बात मैंने की कि बाद जो 2-3 घंटे गुजरे, और कैंडिडेट खैर हमारे पास नहीं होंगे। ये 8 फरवरी को जब बक्से खोले जाएंगे तो पता चल जाएगा अवाम किसको वोट करती है। अब तो कहते हैं अवाम ताकत से जो भी आए, आप आए, पीटीआई या हमें दें, कैंडिडेट हमारा वो है, हेडेक है, ढूंढना नहीं ढूंढना। लेकिन जब बक्से से वोट निकाले जाएंगे फिर पता चलेगा किसके पास। बक्से से वोट निकाले जाएंगे तब पता चलेगा। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, आबिद अली साहब का, फैसल कुंडी साहब का और साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक दीजिएगा। खुदा।